माँ की ममता भाग 1। सुनीता अपनी सास को क्यों नहीं समझ पा रही थी। बचपन से ही माता पिता के स्नेह से वंचित सुनीता जब ससुराल गई तो वहाँ भी संजय के प्यार के सिवा सास ससुर दोनों को ही बाहर की जिंदगी जीते देख उसे बड़ी ठेस पहुँची। लेकिन उसकी तकलीफ के बीच जब सासू माँ ने जिस तरह उसका ख्याल रखा उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सुनीता को आज बिस्तर पकड़े 8 दिन हो गए थे। संजय के मित्र अखिल के विवाह से लौट कर कार में बैठते समय अचानक पैर मुड़ जाने के कारण वह गिर गई थी। पैर में तो मामूली मोच आई थी, किंतु अचानक पेट में दर्द शुरू होने के कारण उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके पारिवारिक डॉक्टर ने उसे 15 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अपनी सास को इन 8 दिनों में हर पल अपनी सेवा करते देख उसके मन में उनके प्रति जो गलत धारणा बनी थी एक एक कर टूटती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मनोविज्ञान की छात्रा होने के बाद भी वह अपनी सास को समझने में चूक कैसे गई। उसे 2 वर्ष पहले का वह दिन याद आया जब मम्मी जी अपने पति पंकज और पुत्र संजय के साथ उसे देखने आई थी। सुगठित शरीर के साथ सलीके में बंधी गई कीमती साड़ी, बोब कट घुंघराले बाल, हीरो का नेकलेस, लिपस्टिक तथा तराशे नाखूनों में लगी मैचिंग नेल पॉलिश में वह बेहद सुंदर लग रही थी। सच कहे तो वे संजय की माँ कम बड़ी बहन ज़्यादा नजर आ रही थी तथा मन में बैठी सास की छवि में वह कहीं फिट नहीं हो पा रही थी। उस समय उसने तो क्या, उसके माता पिता ने भी नहीं सोचा था कि इस दिव्यांग व्यक्तित्व में कहीं उनकी मासूम बेटी का व्यक्तित्व खो न जाए। वह उनके घर में खुद को समाहित भी कर पाएगी या नहीं, मन में संशय छा गया था। लेकिन संजय की नशीली आंखों में छाए प्यार एवं अपनत्व को देखकर उसका मन सब कुछ सहने को तैयार हो गया था। यद्यपि उसके माता पिता उच्च अधिकारी थे, किंतु माँ को सादगी पसंद थी। उसने उन्हें कभी भी गहनों से लदा फदा नहीं देखा था। वे साड़ी पहनती तो क्या सिर्फ लपेट लेती थी। लिपस्टिक और नेल पॉलिश तो उन्होंने कभी लगाई ही नहीं थी। उनके अनुसार उनमें पड़े रसायन त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भी उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। पापा को अच्छी तरह से रहने, खाने पीने और घूमने का शौक था। उनकी पैंट शर्ट में तो दूर, रुमाल में भी कोई दाग धब्बा रहने पर वे आसमान सिर पर उठा लेते थे। खाने पीने तथा घूमने का शौक भी माँ के नौकरी करने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जब माँ को छुट्टी मिलती थी तब पापा को नहीं मिल पाती थी, और जब पापा को छुट्टी मिलती थी तब माँ का कोई अति आवश्यक काम आ जाता था। उनके घर रिश्तेदारों का आना भी बंद हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ आने पर मेज़बान की परेशानियाँ बढ़ जाती है तथा उन्हें व्यर्थ की छुट्टी लेनी पड़ती है। अतः वे कह देते थे, जब आप लोगों का मिलने का मन हो तब आकर मिल जाइए। माँ का अपने प्रति ढीलापन देखकर पापा टोकते तो वे बड़ी सरलता से उत्तर देती, व्यक्ति कपड़ों से नहीं अपने गुणों से पहचाना जाता है। और यह भी एक सत्य है कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने गुणों के कारण हूँ। वे एक प्राइवेट संस्थान में पर्सनल मैनेजर थी। कभी कभी ऑफिस के काम से उन्हें टूर पर भी जाना पड़ता था। घर का काम नौकर के जिम्मे था। वह जो भी बना देता वह वही खा लेते थे। माता पिता का प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। जब वे छोटी थी तब बीमार होने पर उसने दोनों में इस बात पर झगड़ा होते भी देखा था कि उसकी देखभाल के लिए कौन छुट्टी लेगा। तब वह खुद को अत्यंत ही उपेक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। माँ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थी। यही कारण था कि दादी के बार बार यह कहने पर कि वंश चलाने के लिए बेटा होना ही चाहिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उनका कहना था कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, बस परवरिश अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन वे अच्छी तरह परवरिश भी कहाँ कर पाई थी। जब तक दादी थी तब तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उनके बाद वह नितांत अकेली हो गई थी। स्कूल से लौटने के बाद घर उसे काटने को दौड़ता था।
तब उसे एक नई अनेक बार ख्याल आया था कि काश उसके साथ खेलने के लिए कोई भाई या बहन होती। सुनीता को आज भी याद है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा से पहले मैडम सभी विद्यार्थियों से पूछ रही थी कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, किसी की रुचि वैज्ञानिक बनने में थी तो कोई टीचर बनना चाहता था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि वह हाउसवाइफ बनना चाहती है। सभी विद्यार्थी उसके उत्तर पर खूब हंसे थे। तब मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाउसवाइफ के अलावा तुम और क्या बनना चाहोगी? उसने चारों ओर देखते हुए आत्मविश्वास से कहा था, घर की देखभाल करना एक कला है और मैं वही अपनाना चाहूँगी। उसकी इस इच्छा के पीछे शायद माता पिता का अति व्यस्त रहना रहा था और इसी अति व्यस्तता के कारण वे उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए थे। और शायद यही कारण था कि वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए संजय की तरफ आकर्षित हुई थी, जो उसकी तरह कॉलेज में बैडमिंटन टीम का चैंपियन था। वे दोनों एक ही क्लब में अभ्यास के लिए जाया करते थे। खेलते खेलते उनमें न जाने कब जान पहचान हो गई। पता ही न चला, उससे बात करना, उसके साथ घूमना उसे अच्छा लगने लगा था। दोनों साथ साथ पढ़ते, घूमते तथा खाते पीते थे। यहाँ तक कि कभी कभी फिल्म भी देख आते थे। पर विवाह का ख्याल कभी उनके मन में नहीं आया था। शायद माता पिता के प्यार से वंचित उसका मन संजय के साथ बात करने से हल्का हो जाता था। यार, कब तक प्यार की पींगे बढ़ाता रहेगा? अब तो विवाह के बंधन में बन जा। एक दिन बातों बातों में संजय के दोस्त शांतनु ने कहा था, क्या एक लड़की और लड़के में सिर्फ मित्रता नहीं हो सकती? यह शादी विवाह की बात बीच में कहाँ से आ गई? संजय ने तीखे स्वर में कहा था, मैं मान ही नहीं सकता, नर और मादा में बिना आकर्षण के मित्रता संभव ही नहीं है। भला प्रकृति के नियमों को तुम दोनों कैसे झुटला सकते हो, वह भी इस उम्र में? शांतनु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। शांतनु तो कहकर चला गया, किंतु नदी की शांत लहरों में पत्थर फेंक गया था। पिछली बातों पर ध्यान गया तो लगा कि शांतनु की बातों में दम है। जिस बात को वे दोनों नहीं समझ सके या समझकर भी अनजान बने रहे, उस आकर्षण को उसकी पारखी निगाहों ने भांप लिया था। गंभीरता पूर्वक सोच विचार कर आखिरकार सुनीता ने ही उचित अवसर पर एक दिन संजय से कहा, यदि हम अपनी इस मित्रता को रिश्ते में नहीं बदल सकते तो इसे तोड़ देना ही उचित होगा, क्योंकि आज शांतनु ने संदेह किया है, कल दूसरा करेगा तथा परसों तीसरा। हम किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे? आज हम खुद को कितना ही आधुनिक क्यों न कह ले, किंतु कहीं न कहीं हम अपनी परंपराओं से बंधे हैं और ये परंपराएं एक सीमा तक ही उन्मुक्त आचरण की इजाज़त देती हैं। संजय को भी लगा कि जिसको वह अभी तक मात्र मित्रता समझता रहा, वह वास्तव में प्यार का ही एक रूप है। अतः उसने अपने माता पिता को इस विवाह के लिए तैयार कर लिया। संजय के पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे। वे खुले विचारों के थे, इसलिए अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में करने को तैयार हो गए। मम्मी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जाति पाति पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उन्हें लड़की पसंद आई तभी वे इस विवाह की इजाज़त देंगे। सुनीता के माता पिता अति व्यस्त अवश्य थे, किंतु अपने संस्कारों तथा रीति रिवाजों को नहीं छोड़ पाए थे। इसलिए विजातीय संजय से विवाह की बात सुनकर पहले तो काफ़ी क्रोधित हुए और विरोध भी किया, लेकिन बेटी की दृढ़ता तथा निष्ठा देखकर आखिरकार तैयार हो गए थे आज तथा उस परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों परिवारों की इच्छा एवं सुविधा अनुसार होटल में मुलाकात का समय निर्धारित किया गया। बातों का सूत्र भी मम्मी जी ने ही संभाल रखा था।
पंकज और संजय तो मूक दर्शक ही थे। उनका जो भी निर्णय होता उसी पर उन्हें स्वीकृति की मुहर लगानी थी। यह बात जानकर सुनीता अत्यंत तनाव में थी तथा संजय भी मांझी की स्वीकृति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातों बातों में माँ ने झिझक कर कहा था, बहन जी, सुनीता को हमने लाड़ प्यार से पाला है, इसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया है। इसके पापा ने तो इसे कभी रसोई में घुसने ही नहीं दिया। रसोई में तो मैं भी कभी नहीं गई, तो यह क्या जाएगी। बात को बीच में ही काट कर गर्व भरे स्वर के साथ मम्मी जी ने कहा। मम्मी जी के इस वाक्य ने अनिश्चितता के बादल हटा दिए थे तथा संजय और सुनीता को उस पल एकाएक ऐसा महसूस हुआ कि मानो सारा आकाश उनकी मुट्ठी में समा गया हो। उनके स्वप्न साकार होने को मचलने लगे थे तथा शीघ्र ही शहनाई की धुन ने दो शरीरों को एक कर दिया था। संजय के परिवार तथा सुनीता के परिवार के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। समानता थी तो सिर्फ इस बात की कि मम्मी जी भी माँ की तरह घर को नौकरों के हाथ में छोड़कर समाज सेवा में व्यस्त रहती थी। अंतर इतना था कि वहाँ एक नौकर था तथा यहाँ 4। माँ नौकरी करती थी तो ससुराल में सास समाज सेवा से जुड़ी थी। मम्मी जी नारी मुक्ति आंदोलन जैसी अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, जहाँ गरीब और सताई गई स्त्रियों को न्याय और संरक्षण दिया जाता था। उन्होंने शुरू में उसे भी और अपने साथ चलने के लिए कहा और उनका मन रखने के लिए वह गई भी, किंतु सुनीता यह सब कभी अच्छा ही नहीं लगा। उसका विश्वास था कि नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर गरीब महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। एक महिला जिस पर अपने घर परिवार का दायित्व रहता है, वह अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे के घर परिवार के बारे में चिंतित रहे, यह कहाँ तक उचित है। कभी कभी तो ऐसी संस्थाएं अपने नाम और शोहरत के लिए भोली भाली युवतियों को भड़काकर स्थिति को और भी भयावह बना देती हैं। उसे आज भी याद है कि उसी की सहेली नीता का विवाह दिनेश के साथ हुआ था। एक दिन दिनेश अपने मित्रों के कहने पर शराब पीकर आया था तथा नीता के टोकने पर नशे में उसने नीता को चाटा मार दिया था। यद्यपि दूसरे दिन दिनेश ने माफ़ी मांग ली थी तथा फिर से ऐसा न करने का वादा तक कर लिया था, किंतु नीता जो महिला मुक्ति संस्था की सदस्य थी, उसने इस बात को ऐसे पेश किया कि उसकी ससुराल की इज्जत तो गई ही, साथ ही तलाक की स्थिति भी आ गई और आज उसका फल उनके मासूम बच्चे भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं भलाई का कोई काम ही नहीं करती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी प्रतिष्ठान की अच्छाइयाँ छिप जाती हैं, जबकि बुराइयाँ न चाहते हुए भी उभर कर सामने आ जाती है। वास्तव में स्त्री पुरुष का संबंध अटूट विश्वास, प्यार और सहयोग पर आधारित होता है। जीवन एक समझौता है। जब दो अजनबी सामाजिक दायित्व के निर्वाह हेतु विवाह के बंधन में बनते हैं तो उन्हें एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम और सद्भाव से उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि लड़ झगड़ कर अलग हो जाना चाहिए। मम्मी जी की आए दिन समाचार पत्रों में फोटो छपती, कभी वह किसी समारोह का उद्घाटन कर रही होती तो कभी विधवा विवाह पर अपने विचार प्रकट कर रही होती, कभी वह अनाथ आश्रम जाकर अनाथों को कपड़े बांट रही होती तो कभी किसी गरीब को अपने हाथों से खाना खिलाती दिखती। वह अत्यंत व्यस्त रहती थी। वास्तव में वह एक सामाजिक शख्सियत बन चुकी थी। उनका जीवन घर परिवार तक सीमित न रहकर दूर दराज तक फैल गया था। वह खुद बहुत ऊंची उठ चुकी थी।
लेकिन घर उपेक्षित रह गया था, जिसका खमियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ा था। घर में कीमती चीज़ें मौजूद थी, किंतु उनका उपयोग नहीं हो पाता था। मम्मी जी ने समय गुजारने के लिए उसे किसी क्लब की सदस्यता लेने के लिए कहा, किंतु उसने अनिच्छा जाहिर कर दी थी। उसके अनुसार घर की 24 घंटे की नौकरी किसी काम से कम तो नहीं है। जहाँ तक समय गुजारने की बात है, उसके लिए घर में ही बहुत से साधन मौजूद थे। उसे पढ़ने लिखने का शौक था। उसके कुछ लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके थे। वह घर में रहते हुए अपनी इन रुचियों को पूरा करना चाहती थी। यह बात अलग है कि घर के कामों में लगी रहने वाली महिलाओं को शायद वह इज्जत और शोहरत नहीं मिल पाती है जो बाहर काम करने वाली को मिलती है। घरेलू औरतों को हीनता की नज़र से देखा जाता है, लेकिन सुनीता ने स्वेच्छा से घर के कामों से अपने को जोड़ लिया था। घर के लोग, यहाँ तक कि संजय ने भी यह कहकर विरोध किया था कि नौकरों के रहते क्या उसका काम करना उचित लगेगा। तब उसने कहा था कि अपने घर का काम अपने हाथ से करने में क्या बुराई है। वह कोई निम्न स्तर का काम तो नहीं कर रही है। वह तो घर के लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती है। घर की सजावट में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव लाना चाहती है और इसमें भी वह नौकरों की सहायता लेगी, उन्हें गाइड करेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये इसका पहला भाग था। मैं जल्दी ही इसका दूसरा भाग आपके लिए लेकर आऊँगी। उसी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।